हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में आपको भारत विभाजन की योजना के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। ये जो पेपर है आपका एमए फोर्थ सेमेस्टर पेपर थर्ड, इसके अंतर्गत भारत विभाजन की भूमिका और योजना। आइए शुरू करते हैं। क्रिप्स योजना के असफल वापस लौट जाने, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ किए जाने से पूर्व ही कांग्रेस के समस्त प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी तथा जनता द्वारा किए गए आंदोलन का सरकार द्वारा दमन किए जाने से भारत की राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन न आ सका। जनसाधारण में आक्रोश पूर्ववत व्याप्त था, किंतु भारतीय नेता व जनता को अपने अगले कदम का ज्ञान नहीं था। कांग्रेसियों के विरोधी दलों को प्रोत्साहन देना भी प्रारंभ कर दिया था। इस स्थिति से मुस्लिम लीग ने लाभ उठाया व जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की मांग और भी प्रबल हो गई। इस प्रकार उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का मद्रास प्रांत के प्रमुख एवं यथार्थवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने प्रयत्न किया। श्री राजगोपालाचारी ने एक प्रस्ताव 1942 में कांग्रेस के समक्ष रखा, जिसमें भारत के विभाजन का प्रस्ताव था, किंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। भारत में उत्पन्न सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए राजगोपालाचारी ने पुनः एक प्रस्ताव 1943 को तैयार किया तथा गांधी जी से स्वीकृत कराकर 1944 में उसे प्रकाशित करवाया। यह प्रस्ताव सीआर प्रस्ताव या सीआर फार्मूला के नाम से विख्यात है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक आयोग उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करेगा जहां मुसलमान बहुमत स्पष्ट है। उस क्षेत्र में जनता द्वारा यह निर्णय किया जाएगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं अथवा पृथक। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों प्रतिरक्षा, व्यापार, आगमन तथा संचार आदि के लिए समझौता किया जाएगा। ये सभी शर्तें तभी स्वीकृत होगी जब अंग्रेज भारत को मुक्त कर देंगे। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने अनुरोध पर गांधी जी ने अनेक नेताओं के विरोध के पश्चात भी जिन्ना से 9 सितंबर 1944 से 27 सितंबर 1944 के मध्य अनेक बार विचार विमर्श किया, किंतु जिन्ना ने सीआर प्रस्तावों की निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया। जिन्ना पाकिस्तान में संपूर्ण बंगाल, असम, सिंध तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बलूचिस्तान तथा पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए रास्ता भी चाहते थे। जनमत में मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य संप्रदायों को भी इस प्रांत में मत देने का अधिकार था। जिन्ना ने सिर्फ मुसलमानों से मत जानने पर बल दिया था। जिन्ना ने
संयुक्त प्रांत, संयुक्त रक्षा तथा व्यापार संचार संबंधी आयोग का विरोध किया। जिन्ना पहले भारत का विभाजन चाहते थे, तत्पश्चात स्वतंत्रता, किंतु कांग्रेस विभाजन की बात स्वतंत्रता के प्राप्त कर लेने के बाद करने की इच्छुक थी। अतः जिन्ना ने यह कहकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि इसमें गाड़ी को घोड़े के आगे लगाया गया है। इसके अतिरिक्त गांधी जी मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र के पक्ष में नहीं थे। वह विभाजन के लिए तैयार तो थे, किंतु उसी प्रकार जैसे किसी संयुक्त परिवार के सदस्यों में संपत्ति का बंटवारा होता है। जिन्ना मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। उपर्युक्त आपत्तियों के कारण जिन्ना ने CR प्रस्तावों को ठुकरा दिया। सरकार भी मुसलमानों को अपने पक्ष में रखने के लिए जिन्ना को पाकिस्तान की मांग के लिए प्रेरित करती रही। अतः जिन्ना प्रभावशाली होता जा रहा था। इसी समय गांधी जी के जिन्ना से बातचीत करने के प्रयास से उसका महत्व और भी बढ़ गया तथा वह अपनी पाकिस्तान की मांग के लिए और भिड़ गया। अनेक आधुनिक विद्वानों का विचार है कि पाकिस्तान की स्थापना के लिए जिन्ना उत्तरदायी नहीं था और ना ही वह पाकिस्तान बनाना चाहता था, किंतु इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि जिन्ना पाकिस्तान नहीं बनाना चाहता था तो क्या चाहता था? प्रत्येक विचार विमर्श के समय उसने पाकिस्तान की मांग को सर्वोपरि माना। 1946 में हुए चुनावों में मुस्लिम लीग की सफलता के पश्चात तो उसकी यह मांग और भी मजबूत हो गई। जहाँ तक पाकिस्तान की स्थापना का प्रश्न है, यह सही है कि उसके लिए सिर्फ जिन्ना ही उत्तरदायी नहीं था। अंग्रेजी सरकार की नीतियाँ, तत्कालीन परिस्थितियाँ आदि अन्य ऐसे कारण थे जिन्होंने भारत के विभाजन में सहायता की थी। अब देखते हैं शिमला सम्मेलन, शिमला कॉन्फ्रेंस, बेबल प्लान। 1943 में लॉर्ड लिथगो ने के कार्यकाल की समाप्ति पर लॉर्ड बेबल भारत के नए वायसराय बने। उन्होंने भारत की स्थिति को सुधारने के लिए मई 1944 में महात्मा गांधी को रिहा किए जाने के आदेश दिए। भारतीयों में व्याप्त जन आक्रोश, अमेरिका आदि देशों के राजनीतिक दबाव तथा विश्व की स्थिति तथा इस संभावना से कि जापान के विरुद्ध युद्ध 1-2 वर्ष और चलेगा तथा भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। यदि विचारों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड बेबल ने 14 जून 1945 को बेबल योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इस योजना पर विचार करने के लिए लॉर्ड बेबल ने 25 जून 1945 को एक सम्मेलन शिमला में बुलाया, जिसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग की प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अकाली नेता मास्टर तारा सिंह भी थे। इसके साथ ही बेबल ने सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा करके भी आदेश दिए। यह सम्मेलन 14 जुलाई 1945 तक चलता रहा। बेबल योजना की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी या बातें इस प्रकार थी। भारत सरकार भारत के प्रमुख संप्रदायों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगी। यदि भारतीय पहले जापान के विरुद्ध युद्ध में सहयोग देने के लिए तथा तत्पश्चात भारत के पुनर्निर्माण के लिए राजी हो तो सरकार आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी उसके अतिरिक्त सभी भारतीयों को
रखने के लिए राजी हैं। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों व सवर्ण हिंदुओं की संख्या बराबर होगी। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत को स्वशासन की ओर अग्रसर करना है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की भांति होगी। इन प्रस्तावों का भारत के भावी संविधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह सम्मेलन 14 जुलाई 1945 को असफल समाप्त हो गया। यद्यपि कांग्रेस ने कार्य परिषद में हिंदुओं व मुसलमानों की बराबर संख्या को इसलिए स्वीकार कर लिया कि इसे भारत को स्वतंत्रता जल्दी मिल जाएगी, किंतु जिन्ना ने कहा कि कार्यकारी परिषद में समस्त मुसलमान प्रतिनिधि मुस्लिम लीग के द्वारा ही मनोनीत होने चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली वही एक संस्था है। इस बात को स्वीकार करने का अर्थ है कि इससे कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो जाता तथा उसका स्वरूप एक हिंदू संस्था के रूप में प्रमाणित हो जाता। इंग्लैंड में जुलाई 1946 में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में मजदूर दल की विजय हुई तथा इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। वायसराय लॉर्ड बेवेल के प्रस्ताव पर इंग्लैंड की सरकार ने भी भारत में भी प्रांतीय व केंद्रीय विधानसभाओं के लिए आगामी सर्दियों के मौसम में चुनाव कराने का निर्णय लिया। भारत में इन चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली, किंतु राष्ट्रवादी मुसलमानों की करारी हार हुई। मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर लगभग सभी जगह मुस्लिम लीग की विजय हुई। चुनाव के पश्चात 11 प्रांतों में से 7 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। पंजाब में खिजर हयात खान ने कांग्रेस तथा अकाली दल की सहायता से मंत्रिमंडल बनाया। बंगाल व सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार ने मंत्रिमंडल बनाया। इन चुनावों से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली वास्तविक संस्था मुस्लिम लीग ही थी तथा कांग्रेस का मुसलमानों पर विशेष प्रभाव न था। अतः पाकिस्तान बनने की संभावना और बढ़ गई। इस तरह से हम देखते हैं कि पहले बेवेल योजना आई, पहले विभाजन की भूमिका बनी, उसके पश्चात शिमला में बेवेल योजना लागू की गई और 1946 में जब आम चुनाव हुए तो आम चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत मिले। लेकिन इन चुनावों से वास्तविक स्थिति का पता